बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखेंगे। तो देखते हैं मॉडल पेपर में विज्ञान के कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का व्यास को क्या कहते हैं? देखिए, यह आपका गोलीय दर्पण है, बोला इसको व्यास, देखिए इसका व्यास हुआ यह, तो बोला इसको बोला क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वालक। ऑप्शन आपका जो है 1 का डी सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए, उत्तर दर्पण का फोकस दूरी, यह क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़े होंगे। उत्तर दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है। ऑप्शन आपका 2 का ए सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है? यह भी क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़े होंगे। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपका जो है 3 का ये सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? देखिए, यह आपका आँख हुआ और आँख के पीछे होता है लेटिना, और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है लेटिना पे ही बनता है। ऑप्शन आपका 4 का ए सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बोला प्रकाश जो है सबसे अधिक जो है कि कहाँ गति करता है? तो निर्वात में जो है प्रकाश जो है सबसे अधिक स्पीड में चलता है। 5 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। बोला किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है, वो किस वस्तु को देख सकता है साफ साफ? देखिए, दूरदृष्टि दोष हुआ है, यह दूर की ही वस्तु को देखेगा। जो हम दोष होता है वही वस्तु को देखता है, तो इसको दूरदृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु को देखेगा। 6 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज के, अभिसारी किरण पुंज जब विभिन्न क्षेत्र से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यह समतल दर्पण पर आती है, यानी आपतित मतलब होता है आती है। तो परावर्तन के बाद किरण पुंज कैसा होगा जाने के बाद? तो यह आपका समतल दर्पण हुआ, इस पर अभिसारी किरण पुंज आया ऐसे, फिर परावर्तन हुआ, इस प्रकार परावर्तन हुआ, तो जाने के बाद कैसे गया? ये आपतित किरण के क्या है? यह परावर्तन जो किरण गया यह आपतित किरण के क्या है? समांतर है। तो ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। 7 का समांतर जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरते हैं तो इसका क्या नहीं होगा? एक वर्णी किरण, देखिए प्रिज्म से जो है सफेद प्रकाश गुजरता है और 7 रंग में बदता है, उसे कहते हैं वर्ण विक्षेप। लेकिन यहाँ बोल रहा है एक वर्णी, यानी कि एक रंग का कोई किरण है और उसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या ये 7 रंग में बतेगा? नहीं बतेगा, तो इसका क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेप जो है नहीं होगा। 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता जो होता है वो हमेशा धनात्मक ही होता है। तो उत्तल लेंस का क्षमता कहीं भी हो, वायु में हो चाहे कहीं भी हो, वो धनात्मक ही होगा। 9 का ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदित आपतित किरण कितना बार अपवर्तन होगा? आपतित किरण का बोला कितना बार अपवर्तन होगा? देखिए, एक जल का बूंद हुआ, तो देखिए इधर कुछ नहीं तो क्या होगा? वायु होगा। तो वायु क्या है? विरल माध्यम, जल क्या है? सघन माध्यम। जब इससे आपतित किरण आएगा तो विरल से सघन में आएगा तो एक बार अपवर्तन होगा, फिर सघन से विरल में जाएगा फिर अपवर्तन होगा, यानी कि 2 बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन आपका 10 का 20 सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच यानी कि सिथेतिया भाषा में बोलते हैं चुतपुतिया। चुतपुतिया कहाँ लगाते हैं? तो गर्म तार में लगाते हैं, लाइन को काटने के लिए मेन तार में लगाते हैं। ऑप्शन आपका जो है 11 का सही सही हो जाएगा गर्म तार में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूल बटे कूलाम कहलाता है। जूल बटे कूलाम, देखिए जे बटे सी जो है बोला किसके बराबर होता है? तो जे बटे सी 1 वोल्ट के बराबर होता है। कितना? 1 वोल्ट बराबर होता है जे बटे जूल बटे कूलाम। तो ऑप्शन आपका जो है 12 का डी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, बोला चुंबकीय क्षेत्र को किस में नापते हैं? तो तेसरा में नापते हैं इसको, तेसरा में। ऑप्शन आपका 13 का ए सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत गति विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो अगर आप कक्षा 10 फिजिक्स के 5वां चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि विद्युत गति जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? चुंबक के प्रभाव पर। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो बदलता है। डायनमो, देखिए यह भी 5वां चैप्टर का ही फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है डायनमो बदलता है। तो अगर आप देखिए, एक होता है मोटर, एक होता है डायनमो। तो मोटर जो है इसको आप विद्युत दीजिएगा तो वो पानी देगा, तो विद्युत को
आंतरिक में बदलता है, लेकिन डायनमो उल्टा करता है, यह आंतरिक को विद्युत में बदलता है। क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन आपका 15 का बी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक का लंग जो है लंग निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का लंग जो है निर्भर करना क्या कहलाता है? देखिए, तो देखिए लंग के बारे में किसके, देखिए एक सफेद प्रकाश जो है प्रेम से जाता है छात्र लंग में बचता है, इसमें ही लंग का बात होता है। तो अपवर्तनांक का लंग किस पर निर्भर करता है? वर्ण विषय पर ही बात लंग निर्भर करेगा। ऑप्शन आपका 16 का डी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरकार के पश्च दृष्टि दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। पश्च दृष्टि मतलब पश्च दृष्टि पास से देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तर का। बोल रहा उत्तर में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तर दर्पण के सामने आप कितना भी बड़ा रखिएगा तो वो छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लीजिए 5 फीट का वस्तु रखें तो प्रतिबिंब जो बनाएगा वो 2 फीट का बनाएगा। अगर 10 फीट का रख देंगे तो 5 फीट का बनाएगा। 15 फीट का रख देंगे तो 6 फीट का बनाएगा। यानी कि वस्तु से छोटा बनाता है उत्तर दर्पण, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत सेल थे, धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। देखिए हो जाता है। देखिए एक यह सेल है, सेल बोला इसमें इससे धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच जो है विभवांतर का मान क्या होगा? तो यह विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। विद्युत विभवांतर क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन आपका जो है 18 का सी सही हो जाएगा। विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य या मध्य मतलब बीच स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बते वस्तु की ऊंचाई होता है, भी बते यू होता है। देखिए पहले ये आपका अवतल दर्पण हुआ, यहाँ आपका ध्रुव था, यहाँ आपका फोकस था। जब यहाँ पर आप रखिएगा वस्तु को तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बड़ा वस्तु बनेगा। कितना बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से 2 गुना बनेगा, 3 गुना। अगर 1 फीट का वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा 2 फीट का लगभग। तो जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बते वस्तु को होता है। तो प्रतिबिंब कितना बना? 2 फीट का। और आवर्धन है बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब बना 2 फीट का, वस्तु है 1 फीट का। देखिए आवर्धन बराबर क्या हो गया? 2/1, यानी कि 1 से अधिक होगा आवर्धन। तो 1 से अधिक, 1 तो नहीं होगा, या जो है 1 में 2 से भाग दे दिया यानी कि आधा, यह भी नहीं होगा। तो 1 से अधिक आप 2 बोल सकते हैं। 19 का आप बी सही कर सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनका ऑक्साइड उत्पन्न होगा? जीवाश्म ईंधन देखिए जो जीव से प्राप्त होता है, जीव से बना होता है, उसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। बोला जीवाश्म ईंधन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए जीवाश्म ईंधन कई प्रकार के होते हैं। तो कार्बन भी प्राप्त होगा, नाइट्रोजन भी प्राप्त होगा और सल्फर भी प्राप्त होगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 20 का इनमें से सभी प्राप्त होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक। विद्युत प्रतिरोधकता देखिए प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक तो पढ़े होंगे ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता को जो मापते हैं ओम मीटर से नापते हैं। किससे? ओम मीटर से। 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अस्थायी मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का जो अस्थायी मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं वेबर में। ऑप्शन आपका 22 का सी सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स का अस्थायी मात्रक क्या होता है? वेबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि समान माध्यम में प्रकाश गमन करती है, यानी कि सभी माध्यमों में जो प्रकाश कैसे चलता है तो वह सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में चलता है। ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा 23 का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण, यह क्वेश्चन हम ऊपर करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेप। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश होता है। देखिए एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होता है लीन आवेश बोला। लीन आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। 1.6 गुना 10⁻19 कूलम लीन आवेश होता है, 1 कूलम आवेश बराबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नीले निष्पत्ति पत्र में एक नीले निष्पत्ति पत्र को लाल कर देता है। बोल रहा है एक घोल नीले निष्पत्ति पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान हो सकता है। देखिए नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 7 से कम है। ऑप्शन आपका 26 का ए सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा का परमाणु संख्या होती है, यानी कि होता है, लोहा का परमाणु संख्या पूछा है। तो लोहा का परमाणु संख्या अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा? 26 होगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 16। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो पहला कक्षा में पहला घर में जो गो जाएगा, दूसरा घर में जाएगा 8 गो और बचे 2 8 10 हो गया तो बचा 6 गो। तो तीसरा कक्षा में कितना जाएगा 6 गो। तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 6। तो ऑप्शन आपका 28 का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपका एल्युमिनियम हुआ, इसको जंग से बताने के लिए इस पर मोटा परत चढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं एनोदीकरण। क्या कहते हैं, एनोदीकरण। ऑप्शन आपका जो है 20 है हो जाएगा 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोकार्बन देखिए, एक होता है एल्केन जो कम क्रियाशील होता है। एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, ये होता है कम क्रियाशील। एक होता है एल्कीन CnH2n, ये होता है एल्कीन का सूत्र। एक होता है एल्काइन CnH2n-2 होता है। तो इसमें कम क्रियाशील होता है 1 नंबर और अधिक क्रियाशील होता है, यह हमने एल्काइन का नाम रखा 3 नंबर, इसका 2। देखिए एल्केन सबसे कम क्रियाशील, इससे अधिक होगा एल्कीन और फिर इससे अधिक होगा एल्काइन। तो इसमें जो दिया गया है ये 4 ऑप्शन, यह है एल्केन समूह का ए नंबर और बी नंबर है, यह भी है एल्केन समूह का और सी नंबर भी है एल्केन समूह का। यह जो है एल्कीन का है। सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है ये एल्कीन का है। तो ऑप्शन आपका 30 का सी सही हो जाएगा। अगर आप बैठा देख लीजिएगा सी नंबर सही, ऑप्शन आपका सूत्र पर बच जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। व्यंजक चूर्ण अगर है, देखिए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए CaOCl2। क्या होता है CaOCl2, यह व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा आप। तो 31 का ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। ऑप्शन आपका जो है 32 का 20 सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट जो हम दंतमंजन करते हैं ब्रश से, वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए अगर आप सुने होंगे तो बच्चे को चॉकलेट खाने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि देखो अम्ल से हमारा जो दांत खराब होता है वो अम्ल से, और अम्ल में सार मिलाएंगे तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, उदासीन। ऑप्शन आपका 33 का ए सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह का अगर हम बात करेंगे तो वो होगा क्या, COOH। कार्बोक्सिलिक समूह का यह होता है सूत्र, कार्बोक्सिलिक समूह COOH, जिसे हम अम्ल भी कहते हैं या तो कार्बोक्सिलिक समूह। ऑप्शन आपका जो है 34 का सी सही हो जाएगा। यह है ए नंबर ऑप्शन एल्डिहाइड का है और बी जो है यह कीटोन का है और डी जो है वो यह ईथर का है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो पृथ्वी पर अम्ल वर्षा जो है, जब SO2 गैस जो है यह अधिक बढ़ जाता है तो पृथ्वी पर अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा यानी कि खट्टा पानी गिरेगा। तो ऑप्शन आपका जो 35 का सही हो जाएगा, उसी सही हो जाएगा। SO2 के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि निकेल का परमाणु संख्या है, निकेल का। तो निकेल का परमाणु संख्या का अगर हम बात करेंगे तो यह 28 होता है। कितना होता है, 28। ऑप्शन आपका जो है 36 का 20 हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक जांच पलक नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटा बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका था। उस जांच पलक नली में विलयन था, बोल रहा है एक कोई विलयन है, उसमें F यानी कि लोहा को दिया गया, फिर आधा घंटा बाद जो है इस विलयन का रंग जो है बदल गया था। इसमें कौन विलयन होना चाहिए। तो कॉपर, देखिए कॉपर सल्फेट को जब आप लोहा से अभिक्रिया कराइएगा तो आधे घंटे के बाद जो रंग होता है वो बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा, विलयन में कौन रंग होगा, कॉपर सल्फेट। क्या होगा, कॉपर सल्फेट को आप लोहा से अभिक्रिया कराएगा, रासायनिक अभिक्रिया में आप पहले कॉपर सल्फेट को आप अभिक्रिया कराए होंगे लोहा से, यह रंग जो है बदल जाता है आधा घंटा के बाद। ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल का सांद्र H2SO4 है। क्या है, H2SO4 एथेनॉल का ये सांद्र है। अगर आप इसको गर्म कीजिएगा तो बोला कौन सा गैस निकलेगा इसको गर्म करने पर। तो इसको जब आप गर्म कीजिएगा तो एथाइन गैस निकलता है, एथाइन का सूत्र होता है C2H2। क्या होता है, C2H2। ऑप्शन आपका 38 का
सी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि हीला निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? अपरूप तो हीला देखिए कार्बन का 3 अपरूप होता है। एक होता है हीला जो है कार्बन का अपरूप है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है, और फ्लोरीन होता है यह भी कार्बन का अपरूप है। तो आपसे हीला पूछा तो यह भी कार्बन का ही होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? अगर आप 1 ग्राम सोना लेकर उसको खींचिएगा तो 2 किलोमीटर लंबा तार आप उसको खींच सकते हैं, यानी कि तान बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका 40 का डी सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? बोला कौन यौगिक जो है जल में घुल जाएगा? तो यह मीथेन गैस है। तो यह गैस थोड़े जल में घुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, यह भी जल में नहीं घुलेगा। तो बचा बेंजीन और ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज देखिए आप पानी में ग्लूकोज देके पिए होंगे, तो ग्लूकोज क्या होता है पानी में घुल जाता है। आप ग्लूकोज बहुत बार पिए होंगे पानी में देके, ग्लूकोज जो है जल में विलय होता है। 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? अमलगम देखिए अमलगम में क्या होता है, एक Hg रहता है और दूसरा एक कोई धातु रहेगा, उससे अभिक्रिया करेगा। Hg पक्का अमलगम में रहेगा ही रहेगा। तो इसमें देख लीजिए Hg कौन में है, देखिए डी ऑप्शन में देखिए Hg है, तो यह अमलगम हो जाएगा। अमलगम का पहचान है कि उसमें Hg रहेगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन का यूपीएससी नाम, एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या होगा? तो इसका यूपीएससी नाम होता है एथिन। क्या होता है? एथिन इसका यूपीएससी नाम होता है। ऑप्शन आपका 43 का बी सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटानॉन का अणुसूत्र इतना है C4H8O है, इसका क्रियाशील मूलक क्या होगा? देखिए ब्यूटानॉन और कीटोन देखिए कीटोन होता है, देखिए कीटोन और ब्यूटोन मिल रहा है ना, ब्यूटानॉन और कीटोन क्या होता है मिल रहा है, तो इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोनिक। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। ब्यूटानॉन का क्रियाशील मूलक होता है कीटोनिक। 44 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होता है? तो हमने बताया था एल्केन में होता है कितना, 1, और होता है एल्किन उसमें होता है 2, और एल्काइन में होता है 3 गो। तो ऑप्शन आपका जो है 45 का बी सही हो जाएगा, 3 अमल होता है एल्काइन में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेनेबार किस धातु का अयस्क है? सेनेबार जिसको हम आम भाषा में सिंदूर कहते हैं, तो सिंदूर किसका अयस्क है? तो यह पारा का अयस्क है, Hg यानी कि पारा का अयस्क है सिंदूर। ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, CR का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? सल्फर अयस्क का जो है सांद्रण जो है वो किस विधि से हम कर सकते हैं? तो सल्फर अयस्क का सांद्रण जो है देखिए अयस्क जो है अनेक प्रकार का होता है, उसमें बोला सल्फर अयस्क का सांद्रण कर रहा है, तो उसके लिए होता है फेन जो है उत्प्लावन विधि। क्या होता है? फेन उत्प्लावन विधि से हम जो है इसका सांद्रण कर सकते हैं। तो 47 का ऑप्शन आपका डी सही होगा। इस विधि से जो है सल्फर अयस्क का सांद्रण जो है हम कर सकते हैं। 47 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए आप जल का जब आप विद्युत अपघटन कीजिएगा तो कैथोड जो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। 48 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धातु गुण वाला होगा? देखिए धातु देखिए अगर किसी तत्व का 72 कक्षा में 1, 2, 3 है तो वो होता है धातु। अगर किसी तत्व के 72 कक्षा में 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7 नहीं, यहाँ से होता है देखिए 3, 1, 2, 3, तो यहाँ अगर यह हो जाएगा धातु हो जाएगा। अगर किसी तत्व के 72 कक्षा में 1, 2, 3 है तो हो जाएगा धातु। अगर 5, 6, 7 रहेगा किसी तत्व के 72 कक्षा में तो वो होता है अधातु। तो बोला अधातु वाला गुण, तो जिसका कक्षा में 72 कक्षा में 7 रहेगा तो वो अधिक अधातु होगा। देखिए क्लोरीन जो होता है वो इसका परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है? 17 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो हो जाएगा 2, 8, 10 और बचेगा कितना? 7। तो अधातु वाला गुण सबसे अधिक किस में है? क्लोरीन में। आप देख लीजिएगा सभी तत्व का परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके क्लोरीन का जो है 7 आएगा, और ये इसमें अधातु गुण अधिक होता है। एक होता है
जिसका परमाणु संख्या 9 होगा फ्लोरीन उसका होता है, और क्लोरीन का धातु गुण अधिक होता है। 49 का ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि नीला थोता का रासायनिक सूत्र, नीला थोता जिसका दूसरा नाम तुतिया है, इसका रासायनिक सूत्र तो पढ़े होंगे आप, CuSO4 CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O नीला थोता का रासायनिक सूत्र होता है। आप बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, प्रदूषण मुक्त जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तो देखिए पवन ऊर्जा, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा से भी कोई प्रदूषण नहीं होता है, जल विद्युत ऊर्जा इससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण मुक्त यानी प्रदूषण नहीं होता है। इस सबसे ऑप्शन आपका जो है डी से, जो इनमें से सभी से जो है प्रदूषण नहीं होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध है, 3 आबंध। देखिए एल्केन में होता है 1 आबंध, एक होता है एल्किन में होता है 2 आबंध, और एल्काइन में होता है 3 आबंध। तो एल्काइन का सूत्र देखिए हम बैठाते हैं सूत्र पर, CnH2n-2 होता है एल्काइन का सूत्र। देखिए बी नंबर ऑप्शन बैठाइएगा, एन का जगह 3 लिखिए तो C3 हो जाएगा, और H गुना कीजिएगा तो 6, और 6 में 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सब इसमें 3 आबंध किस में होगा? ये बी ऑप्शन में जो है 3 आबंध है, एक क्योंकि है एल्काइन समूह का है, या बी ऑप्शन आपका एल्काइन समूह का है। 52 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एलोमेट्रिक यौगिक है? एलोमेट्रिक यौगिक, देखिए बेंजीन का जो दूसरा नाम है वो एलोमेट्रिक यौगिक कहा जाता है, बेंजीन को ही एलोमेट्रिक यौगिक कहा जाता है। एलोमेट्रिक यौगिक पूछा है कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी, बेंजीन एलोमेट्रिक यौगिक कहलाता है, बेंजीन को ही एलोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। 53 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन पक्का पढ़े होंगे कि उच्च बसीय सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ऑप्शन आपका जो 54 का बी सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, देखिए आप पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो, दूसरा में 8 गो। बैठाइए सूत्र पर, यह सी नंबर बैठाइएगा, एन की जगह पर आप 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा, फिर 2 लिखिए, एन की जगह पर 2 लिखिए, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। यह जो है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2n² होता है। क्या होता है? 2n²। आप बैठा कर देख लीजिएगा, पक्का ही कर देगा 2n²। 55 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइटोन का आकार होता है, साइटोन, देखिए आप तंत्रिका तंत्र में पढ़े होंगे कि साइटोन का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे ऐसे ताराकार। क्या होता है? ताराकार होता है। साइटोन का जो आकार होता है वो ताराकार होता है, मस्तिष्क में होता है साइटोन का आकार ताराकार। 56 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप मतलब होता है पौधे, बोला पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन नहीं है? तो एथिन, यह फल को पकाता है और पौधों में पाया जाता है। ऑक्सिन, यह फल यह सबको बढ़ाता है, यह भी पौधों में होता है। और सी नंबर जो है साइटोकाइनिन, यह भी पौधों में होता है, लेकिन यह जो ऑक्सोटोसिन है यह नर और मादा जो है दोनों में पाया जाता है, पुरुष में, ये मनुष्य में होता है। ऑप्शन आपका जो है 57 का ए से हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया बनता है रक्त में, बोला कहाँ से प्रवेश? यकृत में बनता है, तो यकृत से ही प्रवेश करेगा पक्का। तो यकृत से प्रवेश करता है, कहाँ से? यकृत से। 58 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? जैव घटक यानी कि जैव मतलब होता है जीव, यानी कौन इसमें से जीव घटक है? तो तापमान इसको निर्जीव माना गया है, वायु को भी निर्जीव माना गया है, और मृदा को भी निर्जीव माना गया है। कवक जो होता है इसको इसको जीवित माना गया, या जीव है, सजीव है। ऑप्शन आपका जो है 59 का बी सही हो जाएगा, कवक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक जब और मादा युग्मक जब मिलते हैं, संयोजन मतलब होता है मिलने से बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। ऑप्शन आपका 7 का बी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप यानी कि पौधों में अवशिष्ट पदार्थ कहाँ से, अवशिष्ट मतलब पौधों में जो है फालतू पदार्थ कहाँ लाते हैं जिसका कोई काम नहीं होता? पौधों में अवशिष्ट पदार्थ कहाँ होता है? पत्ती, छाल, कोशिका, लिथकतराव, इनमें से सभी में जो है अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। ऑप्शन आपका जो है 61 का डी सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य अनुशीतरण दाब रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतरण दाब, देखिए एक होता है
शीतलन दाब होता है 120, लेकिन यहाँ पूछा अनुशीतलन तो होता है 80। क्या होता है 80। ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, 80 हो जाएगा 62 का। चलिए बोल रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ का अग्रपाग, यानी कि आगे का जो पैर होता है, आगे का पैर कैसा है, तो मनुष्य का जो पैर होता है और बिल्ली का जो पैर होता है और चमगादड़ का जो आगे का पैर होता है वो देखने में देखिए एक ही रंग का होता है, एक ही रंग का बना होता है, लेकिन काम जो है उस सबका अलग अलग होता है, इसलिए इसको समजात क्या कहते हैं, समजात। ऑप्शन आपका जो है 20 हो जाएगा। जिसका देखने में एक बनावट सेम हो लेकिन काम अलग अलग हो उसे बोलते हैं समजात। ऑप्शन आपका जो है 20 हो जाएगा 63 का। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पौधों में फ्लोरियम उत्तरदायित्व। देखिए पौधों में एक होता है जाइलम जो जल को पौधों में इधर से उधर लेके जाता है, एक होता है फ्लोरियम और यह भोजन को इधर से उधर लेके जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही होगा, भोजन का संवहन करता है फ्लोरियम पौधे में। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, एक वयस्क। तो एक मनुष्य का जो है वयस्क मनुष्य का जो है जिसका उम्र 15, 16, 18, 20, 18 से उम्र 15 से बेसी होता है उसका 32 दांत होता है। एक वयस्क मनुष्य का कितने दांत होता है, 32 होता है। 65 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन होता है, कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है। तो इसमें जो है एंड्रोजन यह जो है लड़का में जो है पाया जाता है और ये हार्मोन है। क्या है, हार्मोन। ऑप्शन आपका जो है 66 का ए सही हो जाएगा, लड़कों में पाया जाने वाला क्या है, हार्मोन है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी प्राप्त होता है। देखिए न्यूरॉन देखिए मस्तिष्क में एक इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का बना होता है और इसको बोलते हैं देंताइन। कि ये जो इकरा होता है इसको बोलते हैं देंताइन और देंताइन में ही जानकारी प्राप्त होता है। देंताइत क्या होता है, देंताइत। देंताइत से ही जानकारी प्राप्त होता है। न्यूरॉन का जो एक हिस्सा होता है देंताइत, वहाँ जानकारी प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। आनुवांशिकता यह जो है जीव विज्ञान का जो है लास्ट चैप्टर शायद होगा। यह आनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने। किसने दिया था, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने। इसने मटर के पौधे पर जो है प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया था। ऑप्शन आपका जो है 68 का सी सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश क्रिया निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलता था जल पर, क्लोरोफिल पर, सूर्य पर, इनमें सभी पर निर्भर करती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया बोल रहा है, सिर्फ प्रकाश क्रिया किस पर निर्भर करता है, तो सूर्य के रोशनी पर सिर्फ प्रकाश क्रिया पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुदे में उत्पादित मूत्राशय में जाता है। देखिए गुदे, देखिए किडनी बोला, गुदे को बोलते हैं, दूसरा नाम है किडनी। तो किडनी में जो उत्पादित मूत्र होता है वो मूत्राशय में कैसे जाता है, तो मूत्रवाहिनी द्वारा जाता है। मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाता है। ऑप्शन आपका जो है 20 सही हो जाएगा 70 का। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि लक्त क्या है, लक्त। तो देखिए उत्तक जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तक 3 प्रकार का होता है, जिसमें से उत्तक यह जो है उत्तक 3 प्रकार का होता है। एक होता है तंत्रिका उत्तक और होता है कई प्रकार का उत्तक, लेकिन यह पूछ रहा है इसीलिए लक्त भी एक प्रकार का उत्तक ही है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लक्त उत्तक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो यह जो वर्तिकाग्र, यह वर्तिकाग क्या होता है, यह स्त्री में पाया जाता है। फूल का स्त्री विभाग, अंडाशय यह भी स्त्री में ही पाया जाता है, फूल का स्त्री विभाग में। और वर्तिकाग्र यह भी स्त्री में ही होता है, स्त्री वाला भाग होता है। लेकिन ये पुंकेसर जो है फूल का लड़का का भाग होता है, नर का भाग होता है। ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, पुंकेसर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीचिस किसके द्वारा लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीचिस। तो अगर आप इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, इसको लिखा टॉर्च डार्विन ने। इस पुस्तक को किसने लिखा, टॉर्च डार्विन ने। ऑप्शन आपका 73 का सी सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग। तो मानव आहारनाल का अगर आप भोजन के बारे में पढ़े होंगे पोषण चैप्टर में, तो सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत जो है मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग और बड़ा भाग होता है। तो ऑप्शन आपका जो है 74 का जो है क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बोला लड़की का भाग कौन नहीं है इसमें से, तो गर्भाशय यह लड़की में होता है, अंडाशय यह भी लड़की में होता है और डिम्बाशय यह भी लड़की में होता है। लेकिन यह शुक्र वाहिका जो है यह लड़कों में पाया जाता है। शुक्र वाहिका किस में पाया जाता है, लड़कों में। ऑप्शन जो है आपका 75 का जो है
बी सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त जो है किसमें नहीं होता है, तो एक मक्खी ऐसा जानवर है जिसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं होता है। ऑप्शन आप मक्खी को मारिएगा उसमें हीमोग्लोबिन नहीं करेगा। ऑप्शन आपका जो है 76 का ए सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि, श्वेत रक्त यानी कि आरबीसी का जो है जीवन अवधि कितना होता है। एक होता है एक होता है सफेद रक्त कोशिका यानी कि WBC का पूछता है। एक होता है आरबीसी जिसका जीवन काल होता है 20 दिन 120 दिन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है WBC यानी कि सफेद रक्त कोशिका, तो इसका जो जीवन काल होता है, यह खून कितना दिन जिंदा रहता है, 12 से 20 दिन तक यह खून जिंदा रह सकता है हमारे शरीर में। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 12 से 20 दिन तक सफेद रक्त कोशिका जीवित रह सकता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रसिद्ध माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है। बोला द प्रसिद्ध माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा द प्रसिद्ध जो है द प्रसिद्ध माइक्रोग्राफिया, यह जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक किसके द्वारा, द प्रसिद्ध माइक्रोग्राफिया जो है यह जो पुस्तक है इसको लिखा रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन आपका 78 का सी सही होगा, रॉबर्ट हुक। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराता। देखिए पौधा और पशु लीजिए और उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन जो करते हैं वो कहलाता है कोशिका विज्ञान। क्या कर रहा है, कोशिकाओं का विज्ञान। ये कोशिकाओं का अध्ययन कर रहा है, पौधों और पशुओं का कोशिकाओं का अध्ययन कर रहा है, तो कहलाएगा कोशिका विज्ञान। तो ऑप्शन आपका 79 का जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। अगर ये पौधा है इसमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है और परिवहन यानी कि बहता है सुक्रोज के रूप में, लेकिन जमा होता है स्टार्च के रूप में। 80 का ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। यही 80 क्वेश्चन ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।